प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं आर के चौरसिया। आज से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। आज से प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर में 2 वीडियो मिलेंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, भाग 2 में भी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी कि एक चैप्टर से हम लोग 60 प्रश्न करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी 2023 के बोर्ड परीक्षा में तहलका मचाना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। कम समय में अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए आज का जो हमारा सेशन है, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है, आपसे निवेदन है कि आपके सामने जब प्रश्न आए तो प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे? यहाँ पर आंसर जो है टिक किया हुआ है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई मतलब हो गया आपतन कोण, एंगल आर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 3 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है, दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं, दांत के बारे में जो जानकारी रखते हैं, तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 6, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है और बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना सामने होता है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, ईंट है। तो ईंट देखिए, ईंट अपारदर्शी पदार्थ है। ईंट के आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, यानी ईंट जो है अपारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे जो है प्रश्न नंबर 8, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख माने सामने, सम्मुख मतलब क्या हो जाएगा? सामने, किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में ऐसा होता है और इसी के कारण हम लोग वाहनों में, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इस दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 जो है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब, तो अगर आवर्धन m जो है निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 12 क्या है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रश्न नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि 2 बार हो गया, अवतल हो जाता है। चलिए 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 14 के बाद हम लोग 15 देख लेते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, और ये दोनों बराबर होता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब और वस्तु का जो आकार होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण उपस्य दृश्य देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 जो है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी माने पसारी, और पसारने का जो काम करता है वो अवतल लेंस करता है। अपसारी माने पसारी, तो अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है 18 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, कम प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। 20 नंबर जो प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता m बराबर जो होता है 1 प्लस के d बटा के एफ ई होता है। एफ ई डी क्या है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होता है। ये आप लोग ISA में जाइएगा +2 में तो ये मिलेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है इसका कारण, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर जो 22 देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस को डैश भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर ला करके अभिसारित करता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अभिसारी लेंस है। तो कौन सा है? अभिसारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता जो होता है P जो होता है 1/f होता है, और ये किस में होना चाहिए? मीटर में। और यही चीज अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा तो क्या होगा? जैसे हम लोग P बराबर जानते हैं 1/f, कब होना चाहिए? मीटर में हो, और P बराबर हो जाएगी 100 बटा के ये f, कब? जब ये f सेंटीमीटर में हो तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर जो है 24 साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पश्य दृश्य देखने के लिए जो वाहन में उपयोग किया जाता है साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि ये परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, और ये अभिलंब है, तो इसको बोलते आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R है, तो परावर्तन कोण कहेंगे। कोई इसको परावर्तित किरण भी कोई कहता है, कोई निर्गत किरण भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 की,
किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। हम लोग चिन्ह परिपाटी में जानते हैं कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और परावर्तित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। हमेशा दूरी ध्रुव से नापा जाता है। ऊपर जो दूरी होता है धनात्मक होता है मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है। तो इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या। अब मान लेते हैं गोलीय दर्पण के सीमा रेखा का व्यास जो है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब का मतलब क्या हो जाएगा, बिंब का मतलब हो जाता है वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो जब अब ऋणात्मक एम ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी कि अगर मान लेते हैं r जो है वो 32 सेंटीमीटर है, तो हम लोग चूंकि जानते हैं f बराबर जो होता है r/2 हो जाता है, तो ये 32 दिया है तो 16 हो जाएगा, और ये प्लस में दिया है तो प्लस में ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हम लोग 30 प्रश्न को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके सभी प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन शाम को लगभग 7 बजे करीब में इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन आए, प्रयास यही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत पसंद है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।